अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन लेता है, तो ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होगा कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सबसे ज़्यादा सैलरी वो नहीं लेता जो सबसे ज़्यादा काम करता है। सबसे ज़्यादा सैलरी वो लेता है जो अपने काम में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, जो अपने काम का स्पेशलिस्ट होता है। जो बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है उसकी वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। लेकिन जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की वैल्यू वो खुद डिसाइड करता है। अगर आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको अपने काम को बेटर करते चले जाना है। काम के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको प्रयासरत रहना है। और छोटे छोटे जो आपके फैक्टर्स हैं, जो आपके जो प्रोफेशन है उसको प्रभावित कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। अगर एक टीचर है, उसका प्रोफेशन टीचिंग है, तो टीचिंग में जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो उसकी टीचिंग को इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, उसको अगर उसने ऑब्जर्व कर लिया, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया, तो वो टीचिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा। और आज हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टीचिंग। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र आते हैं और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। शिक्षण सूत्र की बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। आज हम कुछ फैक्टर डिस्कस जो एक शिक्षक को परफेक्ट टीचर या एक्सपर्ट टीचर या फिर स्पेशलिस्ट ऑफ टीचिंग बनाती है, वो है शिक्षण कौशल। इंग्लिश में बोले तो टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स के लिए छोटी छोटी विधियाँ, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज, वो सब चीज़ें आपको समझना जरूरी है। आज हम बहुत ढेर सारी, कम से कम 15 से लेके 20 स्किल्स के बारे में, टीचिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मेरे अभी शिक्षक बनने की दिशा में कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रभावी वीडियो होने वाला है। पहला है आपका जो टीचिंग स्किल्स में, वो है पाठ परिचय कौशल। पाठ परिचय कौशल पाठ परिचय कौशल में हम देखते हैं कि जब कोई भी प्यूपिल टीचर माइक्रो टीचिंग करता है तो पहले शुरुआत में 5 क्वेश्चन पूछता है लेसन प्लान की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। मतलब अगर कक्षा 7 का बच्चा है तो पहला सवाल आपका कक्षा 6 से रिलेटेड होना चाहिए, जो उसने पहले पढ़ा हुआ है 6 में। और इस तरीके से वो 5 से 6 सवाल पूछेगा और जो लास्ट वाला 5वां सवाल होगा वो आपके प्रकरण टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। तो पहले सवाल से लेके 5 सवाल के बीच में हर सवाल में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसको कहते हैं पाठ परिचय कौशल। जब आप क्या करते हो, पाठ परिचय करवाते हो शुरू में। दूसरी स्किल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है? एक अध्यापक है जो उसकी हर एक्टिविटी, अगर उसने हाथ ऐसे ऊपर को कर दिया तो इससे भी बालक सीख रहे हैं। तो अध्यापक के हाव भाव, उसके मुंह की जो क्रिया है, उसका जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो हर चीज़ बालक को कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपकी जो हाव भाव है उसका आपकी टीचिंग में प्रयोग होना है। जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उसका आपकी हाथों से, एक्टिविटी से लगना चाहिए कि आप क्या उसको सिखा रहे हो। अगर मैं कहूँ एक एक्सपर्ट टीचर के लिए, मनुष्य के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, तो आपकी कंटेंट 206 हड्डियों से बाहर निकलना चाहिए। तो ये क्या है? आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। हर बार आपको अपनी हाव भाव चेंज करने हैं, मुस्कुराना भी है, आंखें भी बड़ी करनी है, कई बार आपको हाथों से एक्टिविटी करनी है। जो आप कंटेंट है उसके हिसाब से आपको अपना हाव भाव चेंज करना है। यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला जो स्किल है वो है आपका बूझने वाले प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पाठ की गहराई तक ले जाता है अध्यापक, और उसके जो चिंतन स्तर है, चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कि आपने एक डायग्राम बनाया और देखा कि बताइए इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या है? प्रूविंग क्वेश्चन, मतलब मेथड है आपका, बूझने वाले प्रश्न, है ना, प्रूविंग क्वेश्चन।
अब क्या होता है कि आप ये कुछ पहेली दे सकते हो बालक को, तो इससे क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट बना रहेगा आपके साथ और एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपके साथ। अगला जो आपका मेथड है वो है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। आपको जो भी उसको कंटेंट समझाना है उसके दैनिक जीवन से कोई एग्जाम्पल उठा के आपने उसके सामने पेश कर देना है। जैसे मुझे सपोज करो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताना है बालक को, 12th का या 11th का है, तो मैं क्या करूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सबसे पहले मैं लाइव एग्जांपल एक बलून को अपने सर पे कुछ टाइम रगड़ के उसको दीवार पे चिपका दूंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वो पकड़ लेगा दीवार को। तो बच्चे को क्या लगेगा कि एकदम लाइव एग्जांपल दिखाया उसको, तो उसको माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अगला है आपका समापन कौशल। जब भी आप अपना टॉपिक समाप्त करते हो तो उसके बाद भी बच्चों के अंदर जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि अगला क्या होगा। तो जैसे आप देखते हो कि जो सीरियल होते हैं उसमें एक दूध का गिलास होता है, लास्ट जो टाइम पे उसमें थोड़ा जहर मिला दिया जाता है और वो किचन से अपनी सास के लिए दूध का गिलास ला रही है जहर वाला, और सास उसको पकड़ रही है और मुंह पे लगा रही है और बस इतने में सीरियल ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अगला क्या होने वाला है, नेक्स्ट व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो वही क्यूरियोसिटी आपको भी बनानी है बालक के अंदर कि अगला स्टेप क्या होने वाला है इसके बाद। तो जब आपका कंटेंट समाप्त होता है तो आपको यही बताना है कि इसके बाद हम अगला टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं, कल के लिए डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं समापन कौशल। अगला है आपका व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल, इसमें टीचर लेक्चर देता है और लेक्चर मेथड बहुत ही पुराना मेथड है। इसके लिए भी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आपका शब्दकोश है जो, उसमें क्या होना चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन लाना पड़ेगा। और इसके बाद है आपका व्याख्या कौशल। देखिए व्याख्यान लेक्चर अलग है और व्याख्या कौशल अलग है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में 3 चीज़ें होते हैं, क्या, क्यों और कैसे। इन 3 चीज़ों पे अगर आपको फोकस करना है, कोई भी आप टॉपिक बता रहे हो तो वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्यों दिया गया है आपको, और वो टॉपिक कैसे यूज हो रहा है आपकी लाइफ में, ये 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है। अगला है आपका शैमफर्ड कौशल। शैमफर्ड मतलब वाइट बोर्ड स्किल या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल, जो भी है। आप जो भी मतलब जब कोई पिक्चर चलती है तो सबसे पहले उसका पोस्टर में नाम छपता है, टाइटल छपता है ना, तो उसी से आधी मूवी का पता चल जाता है। तो आपको सबसे पहले तो वो कंटेंट लिखा रहेगा। अब आपका वो कंटेंट ऐसा लिखा रहना चाहिए जो दिखे और बालक को समझ में भी आए। पता चला वो समझ में ही नहीं आ रहा, लिखा कुछ है, बालक कुछ और ही पढ़ रहा है उसको। तो ये जो साफ सुथरा आपकी राइटिंग होनी चाहिए। अब जब आप व्हाइट बोर्ड पर खड़े हो तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़े होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, आप जब लिखते हो तो आपको बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप लिखने में व्यस्त हो, पीछे बच्चे शैतानी करने। तो ये है आपकी शैमफर्ड। अगला है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जो आप यूज करते हो अपने टीचिंग में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो TLM है आपका, उसको आप यूज करने वाले हो, तो उसका सबसे पहले आपका अभ्यास पहले से ही क्या होना चाहिए, उसके बाद आप उसको बच्चे के सामने प्रस्तुत करोगे। और जो आपका TLM है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो है जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब आप बच्चे को दिखा रहे हो इतना छोटा और वो दिखाई ही नहीं दे रहा, आपके हाथ में ही है वो, तो बच्चे के क्लास के हिसाब से साइज उसका सफिशिएंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं आप लाए तो आपने खोल के रख दिया और बच्चे उसी को देख रहे हैं, जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, उसको पहले बंद करके रखना है। जब आप उसको दिखाने वाले हो, जब उसकी ज़रूरत है तब उसको खोलो और उसके बाद फिर बंद करके रख दो उसको। तो इस तरीके से इसका यूज करना भी आना चाहिए आपका, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, या इसको ऑडियो विजुअल एड्स भी बोलते हैं। अगला है आपका कक्षा प्रबंधन का कौशल। मतलब क्लास को आप कैसे मैनेज करते हो। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब बच्चा बैठा ऐसे एंगल पे है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा आपका जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान देना है। अब बच्चे एक साथ कहते हैं सर हम बताएंगे, तो यहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट करना है। तो इसके साथ ही को कैरिकुलर एक्टिविटी करवाता है टीचर, तो उसके साथ भी आपको मैनेजमेंट करना है, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कक्षा प्रबंधन का कौशल। अगला है आपका छात्रों की भागीदारी का कौशल। बालक का ऐसा व्यवहार जिसका टीचर प्रेक्षण कर सकता है, उसको कहते हैं छात्र की भागीदारी।
तो आपकी क्लास में अगर केवल 2 बच्चे आंसर दे रहे हैं और 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो 28 बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब तो आपको क्या करना है, उन सबको मतलब आपकी जो क्लास में है वो भाग लें आपकी कक्षा में। आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो, उसमें सारे बच्चों को मज़ा आना चाहिए और आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो जॉयफुल टीचिंग होनी चाहिए। सभी को आपको इन्वॉल्व करना है, ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी कि बच्चे के अंदर से खुद सवाल निकल के आए, आखिर इसका क्या होता है वो खुद ही पूछे, और ऐसा उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए। आप अगला जो टीचिंग की स्किल है वो है आपके छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानना। जो बालक का ध्यान देने योग्य व्यवहार है उसको पहचानना अध्यापक के लिए बहुत, आपको प्रत्येक छात्र की ओर ध्यान देना है, किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो अध्यापक है जो ज़्यादा जवाब देते हैं, बच्चे आगे से बैठे रहते हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं और पीछे जो बालक बैठे हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ बालक ऐसे हैं शर्मीले स्वभाव के हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हमारी तो उपेक्षा की जा रही है, हमारे ऊपर कोई टीचर का वो नहीं है, तो टीचर का आदर भी नहीं करते हो और आपके उसमें रुचि भी नहीं लेते टीचिंग में हो, तो आपका जो टीचिंग है वो प्रभावपूर्ण नहीं होता। अगला है आपका मौन और एवं शाब्दिक अशाब्दिक उद्दीपन। आपको बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाना है। बीच में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं तो अचानक से वो पकड़े जाएंगे और आप जैसे ही चुप हो गए तो एकदम वो अटेंशन हो जाएंगे, अरे सर चुप हो गए, क्या हुआ। और आपको अशाब्दिक उद्दीपन, कुछ आपके जो बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लगना चाहिए कि सर आप गुस्सा हो रहे हैं, तो उनका ध्यान एकदम से आपने दोबारा अपने टॉपिक पे लेके आना है। अगला है प्रश्न पूछने का प्रवाह। एक बार कंटेंट पूरा पढ़ाने के बाद आपको लगातार पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने और लगातार बच्चे जवाब देते हैं, इसको कहते हैं प्रश्न पूछने का प्रवाह। ये भी एक स्किल है टीचिंग की। अगला है स्किल आपका नियोजित पुनरावृत्ति। एक प्लानिंग के साथ आप पुनरावृत्ति करते हो, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको बार बार दोहराते हो। जैसे आपने संज्ञा पढ़ा है, किसी वस्तु स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, फिर दोबारा किसी वस्तु स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो क्या हो रही है, नियोजित प्लानिंग हो रही है और बच्चे के दिमाग में बिल्कुल सेट हो रहा है, वो एक पैटर्न बन रहा है उसके दिमाग में और उसको ऐसे याद हो जा रहा है। और अगली स्किल है आपका गृह कार्य स्किल। देखिए गृह कार्य देना भी एक स्किल है। गृह कार्य 2 टाइप का होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका प्रेरणादायक, जो बच्चे को प्रेरणा मिले जिससे, दूसरा चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए। विशिष्ट बालक है जो ज़्यादा जानता है उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए गृह कार्य। 4 प्रश्न काफ़ी हैं गृह कार्य में। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एक्टिविटी दे सकते हो घर से कुछ करने के लिए। हर चीज़ में अगर एक्टिविटी होगी और उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके आपको एक्टिविटी बनवाने का मतलब कला होनी चाहिए आपके लिए, ये आपका होमवर्क में दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद है आपका 7वां पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट, है ना। रीइंफोर्समेंट जैसे किसी, ये 3 टाइप का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और दंडात्मक। सकारात्मक क्या है कि सकारात्मक में क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने सही जवाब दिया तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये क्या है सकारात्मक है, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसका खुश हो जाएगा अंदर से बालक। दूसरा है नकारात्मक, बेटा आपने सही नहीं बताया, बैठ जाइए, आप दोबारा से प्रयास कीजिए, ये नकारात्मक हो गया पृष्ठपोषण, अब वो दोबारा खड़ा भी नहीं होगा। तीसरी बात है दंडात्मक, आप उसने गलत बताया तो आप उसको डंडे से पीट रहे हो, तो ये तो खैर बिल्कुल गलत है, जो कि अब बिल्कुल बंद हो गया है। इस प्रकार से हमने 18 टाइप के टीचिंग स्किल सीखे, जिसको हम शिक्षण कौशल कह रहे हैं। शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण विधि और प्रविधि का, तकनीकी का स्कूल वातावरण में जो प्रयोग करके टीचर अपनी स्किल डेवलप करता है उसको शिक्षण कौशल कहते हैं, टीचिंग स्किल कहते हैं। इसके बाद जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं उसमें दूसरा फैक्टर है शिक्षक की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। अगर आप टीजीटी के टीचर हो तो आपको बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए और सी-टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप लेक्चरर लेवल के हो तो आपको पीजीटी के लिए मास्टर होना चाहिए एक सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए और सी-टेट तो होना ही चाहिए क्योंकि अब ये भी आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप उससे हायर लेवल पे हो तो आपके पास एनटीए, यूजीसी, नेट क्वालिफाइड, पीएचडी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक शैक्षणिक योग्यता है और इसको टीचर को जिस लेवल पे भी वो करना चाहता है काम, तो उसको ये फैक्टर बहुत प्रभावित करते हैं, तो अपनी योग्यता भी उसकी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद है विषय वस्तु की विशेषता, विषय वस्तु की विशेषज्ञता, मतलब आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए एक सब्जेक्ट में और आपको पूर्ण अधिकार होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में।
बिल्कुल बारीकियां पता होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की पूरी कमांड होनी चाहिए आपको। तो इसको कहते हैं विषय वस्तु की विशेषज्ञता। जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हो वो तो आपके लिए बहुत ही उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लो, छोटी छोटी बारीकियां सीख लो उसकी, और उसके बाद आप प्रेजेंट करो। अगला है आपका शिक्षक का अनुभव है प्रबंधन। देखिए, आज जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, टीचिंग जॉब के लिए भी, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अनुभव कितने साल का है आपका? तो जितना अनुभव और मैनेजमेंट की आपके अंदर स्किल होगी, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे, परफेक्ट होते चले जाओगे अपने काम में। अगला है आपका शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में संबंध। शिक्षक मतलब टीचर और शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल। अब स्कूल और टीचर के बीच एक समन्वय होना चाहिए, है ना। स्कूल स्टाफ के बीच प्रधानाचार्य के साथ आपके संबंध, मतलब एक एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। और जो कर सकता है वही एक बेस्ट टीचर है ना। तो ये फैक्टर भी प्रभावित करते हैं आपकी टीचिंग को और आपको परफेक्ट। अगला है आपका कार्य का विश्लेषण। तो जो आप काम कर रहे हो तो उसका विश्लेषण भी आपको खुद करना चाहिए कि भाई पिछले साल बोर्ड में इतने बच्चे मेरे निकले, इस साल मेरे सब्जेक्ट में इतने बच्चे निकल रहे हैं, तो मतलब मेरा क्या खुद का मूल्यांकन, खुद का एनालिसिस, या उसमें कमी आ रही है तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये भी टीचर के अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, फैक्टर भी। इस तरीके से आपने देखा कि शिक्षण को प्रभावित, जो टीचिंग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में हमने बात करी। एक एक्सपर्ट अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है, उसकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं कर सकती। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक 10 लोग काम कर रहे हैं, एक 5,000 रुपये लेता है, एक 10 लेता है, एक 20 लेता है और एक 50,000 रुपये लेता है सैलरी। ऐसा नहीं है कि जो 5,000 ले रहा है वो कम काम कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। जो चौकीदार है वो सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट में जाता है। जो HR है, MD है, वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, हायर लेवल के अधिकारी। कारण यही है कि वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो आपको भी अपने काम में एक्सपर्ट बनना है, एक शानदार, बेहतरीन और काबिल टीचर बनना है। इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।